शायद 51 या 50 में आ गए थे यहाँ। तो यहीं पोस्टिंग थी उनकी। पहले शुरू में पोस्टिंग हुई आपकी मेरठ की, मेरठ से एनआर में। उसके बाद क्योंकि पाकिस्तान में एक्चुअली वो आर्मी में अकाउंट्स में थे वो, तो यहाँ सर्विस उनकी जल्दी लगती आते ही पार्टीशन के बाद जैसे ही पहली इंटरव्यू में उनकी सर्विस लगी, मेरठ ज्वाइन कर लिया, मेरठ से बरेली ट्रांसफ़र हो गया। तो 50 या 51 में मुझे इतना याद नहीं है, शायद मैं 2 साल का था, तो तभी आ गया बरेली। वहाँ पाकिस्तान में कहाँ थे फादर? हम लोग थे डिस्ट्रिक्ट कैमलपुर, रावलपिंडी के पास है डिस्ट्रिक्ट कैमलपुर, वहाँ के थे। मेरी पैदाइश यहाँ की 48 से, दिल्ली की है, पहाड़गंज की पैदाइश यहाँ की। हमने वो 47 का दौर नहीं देखा। सुना तो हो गया उसके बाद? सुना तो बतेरा कुछ सुना भाई। जब 5 साल के बाद 7 साल का बच्चा हो जाता है तो सब, उसके बाद तो जो पुरानी जितनी भी उनके ऊपर आप बीती थी तो सारी उनसे मालूम करी, बताया उन्होंने ऐसा ऐसा हुआ, ऐसा ऐसा हुआ। लेकिन सुरक्षित आ गए सारे रिलेशन, ये बहुत बड़ी बात है। मतलब हमारे दादा के जितने भाई थे वो, उनके बच्चे और फलाना ढिमकाना, एक फैमिली सीतापुर में सेट हो गई, एक यहाँ सेट हो गई, एक दिल्ली में सेट हो गई। इस तरीके से बरेली में फादर, अच्छा बाबूजी बन गए हमारे फादर। सर्विस क्लास जो था उस ज़माने में, भाई हर आदमी ने बड़ी, देखा जाए तो बड़ी स्ट्रगल की है तो यहाँ तक पहुँचा है आदमी। लेकिन शुरू से ही उनको सर्विस मिलने से तो उनका तो अपॉर्चुनिटी, यानी कि समझ लीजिए लॉटरी लग गई उनकी उस ज़माने में। सर्विस मिलने से, गवर्नमेंट सर्विस मिल जाती। तो आजकल तो हालत देख ही रहे हैं आप, उस पीरियड में मिलने बहुत लकी रहे वो। और बरेली पोस्टिंग 51 या 52 में शायद वो बरेली आ गया। यहाँ जब वो बरेली में मनहरो गली में चूड़ी बाज़ार में मकान था उस ज़माने में हमारे पास 300 गज का बहुत अच्छा मकान फादर को मिल गया और अलॉटमेंट हो गया। और समझ लीजिए डबल स्टोरी मकान था। हम लोग 4 भाई थे, बहुत मज़े में रहे, बहुत अच्छी गुजरी यहाँ पर। फादर की अच्छी पे थी, सब कुछ था, एजुकेशन मिल गई, सब कुछ हो गया। हमारे रियल मामा थे फोटोग्राफी में, वो हल्द्वानी में कला मंदिर स्टूडियो था सरदार जी जगत सिंह का, तो वहाँ उन्होंने ट्रेनिंग की उस ज़माने में। ये बात है कि 60s की बात है। और अचानक वो लोग, उनकी जो फादर या न ब्रदर वगैरह सारे जो है लखीमपुर शिफ्ट हो गए। तो लखीमपुर में उन्होंने लगभग मेरे ख्याल से शायद 60s में ही उन्होंने स्टूडियो बना दिया था। तब हमको 70s में पढ़ाई इंटरमीडिएट करने के बाद हमको ये लगा यार कि आगे एजुकेशन लेंगे तो क्लर्क बन जाएंगे, ज़्यादा ये हो जाएगा। सेकंड क्लास मार्क्स आते थे हमारे 52, 53। हमने यार ये ज़िंदगी हमारी बनेगी नहीं, बनेगी किसी और लाइन से। तो ऐसे ही बस वहाँ गए, देखा दाखा, समझा मामा जी के यहाँ, और नहीं यार प्रोफेशन तो बहुत अच्छा है। एक काउंटर पे उस ज़माने में 500 रुपये 600 रुपये आ जाना मायने रखता था। 500-600 रुपये उस 60s के युग में तनख्वाह नहीं होती थी किसी की, 200-250 रुपये। 500 रुपये रोज़ के आने का मतलब है 400 रुपये का मुनाफा अगर कर रहे हैं, वो 300 रुपये का मुनाफा ले रहे हैं, तो बहुत बहुत बड़ी रकम है ये उस पीरियड। हमने कहा यार ये काम तो बहुत बढ़िया। फादर से बातचीत करी, फादर बोले ठीक है तेरा मन है तू कर ले भाई, अपनी ज़िंदगी खुद संवार देख। शौक तो था ही और कुछ करने का जज्बा भी था। वहाँ से 2-2.5 साल काम सीखा लगन से और मेहनत से। फील्ड में सारा काम किया वहाँ पर,
गाँव वहाँ जाना, वहाँ कोऑपरेटिव बैंक का उस ज़माने में लोन का काम शुरू हुआ था, तो 3 रुपए की फ़ोटो मिलती थी हमको एक बंदे की खींचने की, जिसमें से 50 पैसे की लागत होती थी, 2.5 रुपये हम कमाते थे। तो वो उसकी जो आधा प्रॉफिट था वो मामा जी हमें देते। सुबह 4 पराठे लपेटे, थैले में डाले, साइकिल पे चल दिए और लखीमपुर में जितने गांव थे सब खंगाल डाले। वो 7,000 रुपया उस ज़माने में हमने अपनी कलेक्शन कर ली, हमने खुद कमा लिया 7,000। और प्लस फादर ने हमारे काबिल तुम्हें जो कमी हो बताओ, स्टूडियो स्टार्ट करा। यही स्टूडियो हमने 73 में 12,000-14,000 रुपये में हमने स्टूडियो, टॉप का फर्नीचर, फर्स्ट क्लास की मन, हर चीज़ टॉप टॉप करके और यहाँ शुभ मुहूर्त कर दी। वो कैमरा खरीदने के बारे में आप बता रहे हैं। 65 वो सुदर्शन जी गए थे। एक्चुअली नेपाल में उनका बिजनेस था, साबुन के काम करता था उनका। तो उनसे बातचीत हुई, कैमरा बोले रहे हम वहाँ से 65 है यार, हमारे तो किसी काम का नहीं है यार। गिलानी साहब को ले गए हम साथ में, 1000 रुपये साथ में ले गए। 900 रुपये में सौदा तय हो गया, नकद पैसे दिए, कैमरा उठा लाए और फिर बक्से में से निकाल के फर्स्ट क्लास कैमरा, नया बिल्कुल ब्रांड न्यू, एक भी रील नहीं खींची थी उससे। वो लॉटरी लग गई हमारी। कैमरा मिलता कहाँ था? कैमरा जो है उस ज़माने में कस्टम ड्यूटी इतनी थी कि कैमरे की जितनी कीमत थी उससे 2.5 गुना कीमत थी कस्टम की। कैमरा परचेज ही नहीं कर पाता था, तो हमें बरेली में ही मिल गया। तो उसके बाद हमने काम स्टार्ट कर दिए और ईश्वर की दया से बहुत डिसेंट दौर गुजरा, बहुत डिसेंट, बहुत अच्छा। 2-2, 4-4 नौकर भी रखे, सब कुछ रखा, आउटडोर का काम किया, NER का किया, IRI का किया, सेंट्रल जेल का किया, एयरफोर्स का किया। कोई विभाग ऐसा नहीं था जिसका काम नहीं किया, सभी का किया। और हर जगह से भाई मिली उस दौर में। एक सबसे बड़ी जो आज के युग में नहीं है, इस दौर में नहीं है, ईश्वर की दया से जहाँ भी गए ईश्वर की दया से कुर्सी मिली बैठने के लिए और सत्कार मिला, इज्जत मिली, मान मिला। जिस दिन से मान जाना शुरू हुआ या इज्जत जाना शुरू हुई या कुर्सी नीचे से खिसकना शुरू हो गई, 94 के बाद आउटडोर छोड़ दी। क्योंकि मैंने ये देख लिया कि यहाँ सम्मान जा भी सकता है और मिल भी सकता है, जाने के चांसेस ज़्यादा है, तो लेवल पे छोड़ दिया सारा। अच्छे तजुर्बे तो ढेर सारे होंगे, आप इतने समय से, मैंने 50 साल हो गए आपको जी करते हुए। हाँ 50 साल। तो कुछ अच्छे और दिलचस्प तजुर्बे भी होंगे आपके पास। तजुर्बे यही है साहब, वैसे तो मैं आउटडोर ज़्यादा किया, शादी बारातों में काम ज़्यादा किया, गवर्नमेंट्स के काम किए, ब्रिजेस के हुए, ये हुए, PWD के हुए, अपना रेलवे के हुए। तो एक दफ़ा हल्द्वानी से, लाल कुआं से हल्द्वानी NER की ट्रेन जो स्टीम इंजन करते थे, तो वो DRM की गाड़ी आई तो वसीम साहब आपको बुला रहे हैं। DRM साहब क्या बात, कैमरा लेके आप फ़ौरन आ जाइए। और आपके साथ गाड़ी में लाल कुआं से आगे हल्द्वानी के बीच में ट्रेन पलट गई और अभी चित्र खींच रहे हैं, उसके फोटो खींच रहे हैं। मैंने फटाफट कैमरा डाला, दुकान में लड़के बैठे हुए थे, DRM की कार से, एम्बेसडर कार वाइट थी उनकी, सीधे वहाँ पे रास्ते में एक कप चाय भी पिया उन्हीं के साथ। सबसे बड़ी चीज़ क्या थी कि DRM के बगल में हम बैठे हुए फोटोग्राफर,
एक सबसे बड़ी चीज़ ये कि वो सम्मान जो था, एक फोटोग्राफर अपना कैमरा लेके उनके साथ बैठ के जा रहा है, एक मान और सम्मान, हमारा स्तर कितना ऊंचा था उस जमाने में। एक चीज़ तो ये लगती है हमको, बहुत अच्छा लगता है। वो दौर आज का नहीं है, वो आज का दौर है ही नहीं। तो स्टूडियो वाली फोटोग्राफी जो मैंने स्टूडियो शुरू किया था, आपने स्टूडियो में काम तो करते ही रहे होंगे। हाँ, तो उसमें और आउटडोर में किस तरह का मतलब स्टूडियो का एक ये होता था कि कस्टमर आया है तो हम बड़े शौक से लाइटें रखनी, ये रखना, और उसमें दिलचस्पी रहती थी कि इसका फोटो बन के आए तो मज़ा ही आ। बड़ी लाइट इफेक्ट, ब्लैक एंड वाइट की पीरियड का जो लाइट इफेक्ट था वो अलग ही होता था। लाइट एंड शेड, उसका इधर से डार्क लाइट कुछ बनाना, और मतलब वो कभी आपने पुरानी पिक्चर देखी हो तो एक अंदाज अलग होता था आजकल के युग से, वो अंदाज अलग होता था, और ये ब्लैक एंड वाइट फोटो का भी एक अंदाज अलग होता था। आर्टिस्टिकल चीज़ कोई भी होती है हाथ से बनी हुई, अगर आप उसे निहारेंगे, देखेंगे, और बनाने वाला उसको बनाएगा तो ये कोशिश करेगा कि यार इसमें अपना दिल भी पिरो दूँ। अगर वो बैठता है, बनाता है, तो वो मतलब बड़े दिल से, इमोशन से बनाता है हाथ की चीज़। और टेक्निकल चीज़ जो होती है, टेक्निकल में वो जज्बात नहीं होते। और उस ब्लैक एंड वाइट को आज भी 50 फोटो के बीच में एक ब्लैक एंड वाइट रख दीजिए तो आपकी नज़र सबसे पहले ब्लैक एंड वाइट पे जाएगी। तो कलरिंग वाला जरा सा कुछ बताइए ना तजुर्बा, जैसे अभी आप लखीमपुर का एक किस्सा बता रहे थे। हाँ, तो इस तरह स्टूडियो के पोर्ट्रेट में आपने कलर किया हो और इस तरह है किसी को पसंद आया हो, जैसे फोटो खींचा था। ईश्वर की दया से दिन भर में ऐसे 2 केस हो जाते थे कि वाकई वो वाह करते थे। मैं एक चीज़ और बताऊँ आपको, बॉबी पिक्चर रिलीज हुई 73, मैंने एलपी रिकॉर्ड खरीदा कुतुब खाने की या ऊर्जा की दुकान से। तभी जानते ही नहीं थे कि एलपी रिकॉर्ड थे, अच्छे घरों में था। वो मैंने ले लिया और लेने के बाद मैंने उसको एक्सपोज करा। वो बॉबी के चित्र जो था, वो डिम्पल कपाड़िया और आज ऋषि कपूर का, वो ऐसे उसके कंधे पे हाथ उससे रखे हुए, वो दृश्य मुझे आज भी याद है। और किसी को नहीं मालूम था कि मैंने उसको एक्सपोज करने के बाद, उसका कॉपी टू कॉपी बनाने के बाद, मैंने हज़ारों की तादाद में वो फोटोग्राफ बेचे अपनी दुकान पर बैठ, हज़ारों की तादाद। और वो पिक्चर छा गई सबके दिलों में और मैं भी छा गया। तो ये जो एनालॉग या फिल्म वाली फोटोग्राफी है जो बहुत लंबे समय आपने की, उससे डिजिटल पे आना कितना मतलब आसान या मुश्किल लगा? मुश्किल रहा इसलिए क्योंकि कोई भी काम नया होता है तो उसको समझने में टाइम तो लगता ही है, और वो थोड़ा सा एक सबसे बड़ी चीज़ क्या हो गई कि इंडिपेंडेंट हम थे ब्लैक एंड वाइट में, जब चाहें बना लिया, जब चाहें उसको डेवलप कर लिया, जब चाहें उसको फिनिशिंग कर लिया, जब चाहें उसको कंप्लीट करके कस्टमर को दे दिया। अब हम लैब पर डिपेंड हो गए, लैब पे तो जब फिल्म्स का दौर आया 35 का, तो कठिनाई ये होती थी कि जो चीज़ हम चाहते थे वो चीज़ हमको नहीं मिलती थी, और अपने हाथ से बनाने में ब्लैक एंड वाइट में जो चीज़ चाहते थे हम अपने हाथ से बनाते थे। तो अंतर ये आ गया, अब उन पे डिपेंड हो गए। अब वो जिस हिसाब से कलर निकाल रहे हैं, जिस हिसाब से वो चीज़ निकाल रहे हैं, कब दे रहे हैं, कब, अब उनके ऊपर जब डिपेंड होंगे तो अच्छा उनके मुताबिक पैसा हो गया, पैसा भी बढ़ गया, वो सारा प्रॉफिट हमारा होता था। अब वो लैब पे जाने लगा, लैब का दौर आ गया, तो टेक्निकल आ गया, तो टेक्निकल का दौर है, तो टेक्निकल में जहाँ उन्होंने लाखों रुपए लगाए तो वो कमाएंगे। 50% वो ले जाते थे उस पीरियड में। अगर हमारा 100 रुपये का काम है तो 50 वहाँ दे के आइए, 50 अपने खर्चों में डालिए। तो काफ़ी दौर कठिन था, वो अच्छा नहीं था दौर, लेकिन जब
टेक्निकल दौर आया तो टेक्निकल के साथ में चलना तो आवश्यक है। अगर हम उसके साथ नहीं चलेंगे तो कल हम फेल हो जाएंगे। फिर डिजिटल आया, डिजिटल में भी वही चीज़ है। हाँ, इसमें ये आराम हो गया कि कोई भी चीज़ है हम अपने मुताबिक बना सकते हैं, कंप्यूटर में बैठ के अपने मुताबिक रिजल्ट निकाल सकते हैं। उसके बाद हम लैब पे जाएंगे बनाने के लिए। ये थोड़ा फर्क आ गया। रील में कठिनाई ज़्यादा यूँ रही कि कॉपी टू कॉपी है, अब हमारे मुताबिक वहाँ बन के नहीं आएगा। कंपोजिंग हम कर रहे हैं तो कंपोजिंग भी उस हिसाब से आएगी। हम डिजिटल में सब कुछ कर सकते हैं। डिजिटल दौर बहुत इजी है, उस फिल्म के हिसाब से ये बहुत इजी रहा। ये दौर बहुत अच्छा है और उसके मुकाबले में बहुत एडवांस है। एक ब्लैक एंड वाइट वाला दौर और एक ये दौर ज़्यादा बेहतर है। वो लाइट एंड शेड और ये दौर और बनाना और एक्सपोजिंग को करना और ये बनाना, वो दौर चला गया। अब वो ब्राइट दौर आ गया। ब्राइट से मतलब एक चमकदार फोटो है, चमकदार ये है, चमकदार वो है। अब उसमें फोटोग्राफी की जो आर्टिस्टिकल इम्पोर्टेंस थी, या जो उसके अंदर जो कशिश थी, जो उसके अंदर हाथ से बनाने के बाद जो उसके अंदर मतलब यूँ समझ लीजिए कि एक आर्ट थी, झलक थी, वो सब खत्म हो गया इसके आने का। जैसे आप कह रहे हैं कि डिजिटल आसान है। डिजिटल आसान इसलिए है, डिजिटल में हम अपने मुताबिक कर सकते हैं। पर डिजिटल के दौर में तो दरअसल कैमरा फोन में आ गया है। हर कोई फोटोग्राफर बना हुआ है। आप जिस दौर के बारे में कह रहे हैं, आपने कहा कि कैमरा मिलता भी नहीं था। मतलब हर किसी के पास कैमरा होता नहीं। वो तो खैर मुट्ठी में हर बंदे की मुट्ठी में कैमरा है। वो तो है, लेकिन ये आसान है जरा, इसलिए प्रोफेशन के हिसाब से नहीं बता रहा हूँ मैं, एक जनरल बात कर रहा हूँ कि आसान है। प्रोफेशनली तो ये हमारा प्रोफेशन तो समाप्त हो गया है, तो हर बंदे के हाथ में आ गया। आज तकरीबन 10% काम है, 90% का सफाया हो गया है। कौन सा काम है जो बचा हुआ है और कौन सा है जो चला गया? देखिए, जितना भी शौकिया काम था, पहली बात तो व्हाट्सएप से आ जाता है, ऑनलाइन ये आपका जितने भी ग्रुप्स बने हुए हैं इसमें मोबाइल में, तो उन्होंने अपने बच्चों के फ़ोटो हैं, फैमिलीज़ के फ़ोटो हैं, ग्रुप वाइज पहुंच जाते हैं। उसको देख के ही दिल भर जाता है। प्रिंट बनाने का मौका ही नहीं किसी को, ना कोई टाइम है। अब एक फैमिलीज़ के 50-50 फ़ोटो ग्रुप्स में पहुंच गए, उससे मन भर जाता है। तो वो प्रिंट्स का दौर ख़त्म हो गया। उसमें मुझसे सेव कर लीजिए अपने लैपटॉप में जो फ़ोटो आपको ज़रूरत है। बस प्रिंट्स का तो यही दौर है कि प्रिंट्स, बच्चे का मुझे एक फ़ोटो पसंद आया और नहीं यार ये 8x10 का फ़ोटो बना लो, कमरे में लगा देते हैं। वो कभी 2 महीने में, 6 महीने में, 4 महीने में शौक पड़ा तो लगा दिया, अदरवाइज प्रिंट का दौर ख़त्म हो गया। बस ये। और दूसरा, एक अच्छे परिवार में अच्छी शादी का दौर रह गया है। उन्होंने एडवांस शादी है, अच्छी शादी है, तभी उसमें तामझाम उन्होंने लगवाना है। ये है, बड़ा कैमरा है, 3 स्टिल वाले हैं, 2 स्टिल वीडियो वाले हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं। बस उसमें एक कमाई का दौर है थोड़ा सा, बाकी स्टूडियोज़ में ऐसा दौर नहीं रहा। मैं ब्रेक दे देता हूँ जरा। तो मैं बच्चों को आपने फोटोग्राफी से अलग रखा, उनको नहीं, तो क्या सोचा था आपने, मतलब बच्चों को? वो दरअसल कुछ पता नहीं क्या कुछ नेचर में है। हम बड़ी खुददार नेचर के खानदानी लोग हैं, सीधी बात। हमारे खून में, पंजाबियत के अंदर एक जो अगर हमारा सम्मान नहीं है तो कुछ नहीं, हमारा मान नहीं है तो कुछ नहीं है। ज़िंदगी में एक चीज़ हमने सूत्र मारा। हमने ये देखा कि इस काम में इज्जत हाथ से जा रही है धीरे धीरे, आउटडोर में खासकर, और आउटडोर में ही पैसा।
तो हमें नहीं लगा कि यार हमारे बच्चे इस दौर में जाएं। हमने अपने बच्चों को जो है इस लाइन से दूर रखा। हालांकि ये बात हमें कहनी नहीं चाहिए, एक प्रोफेशनल के हिसाब से हमें जिसने सब कुछ दिया है और हमने सब कुछ ज़िंदगी में इससे बनाया है, हमें नहीं कहना चाहिए। लेकिन हर माँ बाप का ख्वाब होता है कि बच्चे को अपनी से ऊपर देखा जाए। ये बताइए, शहर में क्या तब्दीली देखी आपने 50 साल में? बरेली कैसा बदला है? भाई नेचर इंसान जो है वो इतना मतलब उसको तहजीब समाप्त होती जा रही है। सबसे बड़ी चीज़ सलाहियत नहीं है, तहजीब नहीं है, अदब नहीं है। हम सब सभ्यता जो है वो तो सब समाप्त हो रही है। मतलब एक जनरल सी बात कह रहा हूँ मैं आपसे कि मैंने ये देख रहा हूँ कि मैंने किसी ने भी सड़क के बीच में गाड़ी खड़ी करी, ठेले वाले से बोला केले क्या भाव है? मैंने सब 40 रुपये दर्जन है, दे दे 1 दर्जन। उसने गाड़ी वहीं स्टैंड लगाया और खरीदना शुरू कर दिया। उस ठेले वाला भी बीच में खड़ा हो गया। अब किसी सब व्यक्ति ने कहा, जैसे मैंने ही कहा कि भाई ये क्या कर रहे हो, बीच में ठेला खड़ा है, तुम बीच में खड़े हो, तुम तो पढ़े लिखे हो, ये तो बेचारा चलो वैसे ही अनपढ़ आदमी है। तो बाबूजी आपको क्या मतलब है? आप अपना दुकान पे बैठिए, काम करिए। तो मतलब नहीं है भाई, पीछे से 4 गाड़ियां आ रही हैं, उनको जगह नहीं आप दोगे तो कैसे? आपको क्या लेना देना है? आप अपना मजा करिए, दुकान में बैठिए। ये है साहब। और हम लोगों को तो अगर पत्थर सड़क पे पड़ा है तो क्यों पड़ा है? जिससे ठोकर लगेगी आदमी गिरेगा। केले का छिलका पड़ा है तो क्यों पड़ा है? हमें तो आस्था है। तो हमने तो वही कल्चर पाया है अपने बुज़ुर्गों से और अपने टीचर से। हम तो अपने चीज़ में कायम हैं। हम तो अपने आप को बदल नहीं पाएंगे जब तक जिंदा है। कोई ऐसा फोटोग्राफर या कोई ऐसा नाम जो आपको इंस्पायर करता हो या आपको लगता हो कि उसके हमारे शर्मा जी थे, नवयुग स्टूडियो वाले। ओएन शर्मा हैं जी? ओएन शर्मा। हाँ, ओएन शर्मा जी, ओमकारनाथ शर्मा जी। मतलब व्यक्तित्व में वो और एक राजेंद्र सूरी, रोहित के और राजू के फादर, जिनसे हमारा जुड़ाव रहा है, जिन्होंने हमको बहुत मार्गदर्शन दिया है। वो व्यक्तित्व में बहुत अच्छे व्यक्ति थे, दोनों ही। मैं दोनों की तारीफ करूँगा। मैं कभी भी गया किसी कठिनाई के वक्त में, उस दौर में जब अगर मुझे कठिनाई आती थी या मुझे किसी बात से मैं विचलित होता था या प्रोफेशन में कोई चीज़ मुझे पूछनी होती थी तो मैं उनके पास ही जाता था सीधा। तो मुझे बड़ी अच्छी तरह से गाइड करते थे। कभी ये समझा ही नहीं कि ये हमारा कंपटीटर है, कभी समझा नहीं। उस दौर में किसी ने भी नहीं समझा एक दूसरे। आजकल तो कंपटीशन का दौर है। 55-56 में हमें याद है कि कुतुबखाना हुआ था, लाइब्रेरी होती थी, तो हम उसकी सीढ़ियों में बैठ के गप्पे मारते थे बच्चों के साथ, मोती पार्क के सामने। तो वो हमारे सामने बिल्डिंग थी और नीचे दुकानें हुआ करती थी, ऊपर लाइब्रेरी होती थी, काफ़ी बड़ा हॉल था और सीढ़ियाँ के बाद लॉन काफ़ी बड़ा सा, चबूतरा सा, उसके बाद वो लाइब्रेरी होती। अच्छा, आपके दौर के खाने पीने के कौन से ठिकाने बहुत मज़ेदार थे शहर के, बड़े नामचीन ठिकाने थे? खान-पीन में था एक होता है सिंधी होटल होता था, सिंधी होटल, एक गुल्लू का होटल होता था स्टेशन के पास, नहीं, हिंद टॉकीज के सामने, हिंद टॉकीज के सामने एक पिंडी होटल होता था और प्लस चावला होता था। हमारे सब दोस्त यार वहाँ मिलते थे और कहीं हाई फाई पार्टी हो जाती थी, चलो पैसे आज अधिक हैं, चलो यार रियो में चाय पिए, पॉट वाली चाय पिए जाके, एक कॉफ़ी पिए। पायल तो बहुत बाद में बना है। रियो के बारे में बताइए ना। तो रियो में ये होता था कि भाई यार दोस्त मिले, अगर अच्छे
यार दोस्तों को ग्रुप मिल गया तो यार चलो आज रियो में चाय पीते हैं। तो पॉट वाली चाय पी, बैठ के मज़ा लिया वहाँ पे, गप्पे शप्पे हो गई, ये हो गया वो हो गया, बस हो क्या है। एक स्टैंडर्ड हाई स्टैंडर्ड होटल वो ही था उस समय। ये पॉकेट के हिसाब से होता था सर, पॉकेट में कितना है अदरवाइज हम लोग मीडियम जितने भी थे वो ज़्यादातर चावला में बैठे हैं, अपना गपशप लगा रहे हैं। वहाँ ग्रुप, सारे ग्रुप शाम को वहाँ आ जाते थे। आप लोगों के वक्त में वो गुलाब होता था, वो जो डोसे हाँ वाली हाँ आवाज़ बिल्कुल लगाता होता था? बिल्कुल होता, खूब याद है। उसको हम लोग 4 आने का दौर था, 25 पैसे बहुत बड़ी चीज़ थी, तो उसको अलग से टिप दिया करते थे। तो हमारा बड़ा ख्याल रखता था, टेबल साफ करना, बाबूजी आइए आइए आइए, बड़ा। और कितनी भी देर बैठे हो आप, गपशप लगाओ। चावला में ये एक बात खास थी उस रेस्टोरेंट के अंदर, अगर 6 लोग बैठे हैं, 8 लोग बैठे हैं और गप मार रहे हैं तो मजाल नहीं है कि किसी को भी ये कहने वाला हो भाई साहब बहुत देर हो गई, ऐसा माहौल नहीं। एक सबसे बड़ी खूबी ये थी उस होटल में। एक इंपीरियल का सामने चाय का हाँ मजीद का। हाँ, उसकी चाय का तो जवाब ही नहीं है। वो तो चाय की चुस्की अगर लेनी होती तो उसके पास तो चुस्की वाली चाय, क्या चाय थी था वो। हाँ, मतलब वो हैदराबादी चाय जैसी, हैदराबाद में आज भी वो मिलती है। वो उन्होंने रामपुर में मिलती है कि चाय का पानी अलग उबल रहा है, दूध अलग उबल रहा है, मलाई अलग पड़ी है, डाला उसने मतलब दूध डाला अपने हिसाब से, मलाई हल्की सी डाली और ऊपर से छन्नी से गरम गरम चाय डाली। हैदराबाद में तो सब जगह यही चलता है। और एक हमें वो हैदराबाद की चाय, हम गए थे तब वो चाय लगी हमको, और एक वो मजीद की चाय, वो कंपेयर किया हमने तो वही फ्लेयर ले, सेम फ्लेयर। हमने एक कप की जगह हैदराबाद अभी 3-4 साल पहले गए थे, तो उसमें मल्लिकार्जुन है, ज्योतिर्लिंग है, वहाँ से 300 किलोमीटर। तो हैदराबाद में साहब चाय खूब, जहाँ भी मज़ा आ गया। तो वो मजीद की हमें याद आई यार, ऐसे बनाता था। अगर ये मंगामल वाली कचौड़ियाँ आपके वक्त थी? हाँ हाँ बिल्कुल थी। तो बताइए उसके बारे में। तो साहब ऐसा था, रामपुर से जब हम आते थे, फादर की पोस्टिंग होती थी, तो सीधे बड़े बाजार में रुकते थे आके हम, और दोपहर का जो सुबह का नाश्ता था वो मंगामल की कचौड़ी से करता था मैं 11 बजे, और पेट भर के खाता था। और क्या टेस्ट था वाकई। जो आज श्यामलाल जी की दुकान है उसके बराबर में उनकी दुकान थी। अब उसको तो उसका फ्लेयर ही अलग था, क्या हींग की खुशबू है, क्या पेठा है, क्या आलू है, है?